गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा जो अध्याय नंबर 4 गठबंधन की राजनीति वो चल रहा है। हमने यूपीए और एनडीए, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, 11वीं से 15वीं लोकसभा तक की स्थिति, 16वीं लोकसभा में एक दल का बहुमत आना, इनके बारे में पढ़ा है। इनके बारे में हमने अभी तक अध्ययन किया है। हम गठबंधन की राजनीति के प्रमुख विशेषताओं के बारे में अवलोकन कर रहे थे। इसमें हम 5वां जो बिंदु था उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसको एक बार पुनः हम पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो गठबंधन दल और सिद्धांत की बजाय नेताओं के आधार पर होता है। कोई भी गठबंधन कोएलिशन होता है, चाहे एनडीए है चाहे यूपीए। एनडीए लेड बाय नरेंद्र मोदी जी एंड यूपीए लेड बाय सोनिया गांधी जी। तो यूपीए का नेतृत्व है या जो चेयरपर्सन है या जो अस्थायी अध्यक्ष है वो सोनिया गांधी है, और जो बीजेपी है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव है वो लड़ रही है। तो गठबंधन दल में सिद्धांतों की बजाय नेताओं के आधार पर होता है। जो गठबंधन होता है वो सिद्धांत, नैतिकता, मान्यता, परंपरागत सिद्धांत, इनके आधार पर न होकर नेताओं के व्यक्तित्व और जो प्रमुख नेता होते हैं उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति है उसकी ये विशेषता रही, इसमें विचारधारा पर जोर नहीं दिया जाता बल्कि नेताओं के आधार पर होता है। अपने आप को समाजवादी करने के बावजूद समता पार्टी ने क्या किया था आपको पता है? समता पार्टी जिसे हम जनता दल यूनाइटेड कहते हैं, जो जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जो बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो समता पार्टी का जो गठबंधन था राष्ट्रीय जनता दल से होने के बजाय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से था समाजवादी विचारधारा, जेपी आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। जो जेपी आंदोलन और उसके सिद्धांतों को मानने वाले नेता थे वो नीतीश कुमार थे और लालू प्रसाद यादव थे। लेकिन इन दोनों का जो गठबंधन है वो अलग अलग दलों से रहा। जहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना गठबंधन है वो कांग्रेस के साथ किया, वहीं जनता दल यूनाइटेड है उसने बीजेपी का हाथ है वो थाम लिया। बीच में 2015 का विधानसभा चुनाव है वो जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल जिसे हम लालू प्रसाद की पार्टी कहते हैं उसके साथ मिलकर लड़ा था। जब नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता घोषित किया तो समता पार्टी ने इस गठबंधन को तोड़ दिया। जब 2013 में जब 16वीं लोकसभा के चुनाव की तैयारियां हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, तो क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पर सांप्रदायिकता के आरोप लग चुके थे इसलिए जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में थी उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का साथ लेकर सरकार का निर्माण किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को बदलने के आधार पर, इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में हमेशा क्या रहा है कि गठबंधन होता है वो राष्ट्रीय नीतियों सिद्धांतों की बजाय नेताओं के व्यक्तित्व पर होता है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो समता पार्टी, जो समता पार्टी है बेटा, समता पार्टी है, उसे वर्तमान में जनता दल जदयू जनता दल यूनाइटेड जिसके हेड है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा बने हैं, ठीक है ना, 7वीं बार दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो समता पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड बाद में नाम से जानी गई और नीतीश कुमार है वो इसके प्रमुख हैं। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया और तो समता पार्टी ने क्या किया, गठबंधन ही तोड़ दिया। 1997 में HD देवगौड़ा को कुछ दिन समर्थन देने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को बदलने की शर्त रखी और इंद्र कुमार गुजराल को 10 अप्रैल
10 माह बाद अप्रैल 1997 को प्रधानमंत्री बना दिया और कांग्रेस ने पुनः समर्थन दे दिया। तो बिहार में समता पार्टी, जिसे जनता दल यूनाइटेड कहते हैं, गठबंधन में शामिल लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी के समर्थन की तो बात तो करती है, जो कभी एक दूसरे के विरोधी हैं। निषेधात्मक आधार पर राजनीतिक गठबंधन, भारतीय राजनीति की एक विशेषता और है, इसका छठा बिंदु है निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन। भारतीय राजनीति की एक विशेषता है कि निषेधात्मक या नकारात्मक आधार पर विरोध के लिए, विरोध करने के लिए राजनीतिक पार्टियां बनाई जाती है। तो भारतीय राजनीति में पहले कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन किया गया था। तो शुरुआत में आपको पता है 1977 तक केंद्र में कांग्रेस ही काबिज थी। तो जितने भी गठबंधन बने थे, जो जेपी आंदोलन में शामिल जितने भी दल थे, चाहे जनता पार्टी हो, चाहे अन्य समाजवादी पार्टियां हो, चाहे वामपंथी पार्टियां हो, सब ने मिलकर कांग्रेस के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। 1977 की जो जनता पार्टी था, जो जनता पार्टी का गठन भी कांग्रेस के विरोध में हुआ। तो मैंने आपको कहा ना, विरोध के लिए विरोध किया जाता है। तो जनता पार्टी का गठन था वो कांग्रेस के विरुद्ध या विरोध में किया गया था। वर्तमान में जितने भी पार्टियां, जैसे जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी, अपना एक ही घोषित एजेंडा चलाती कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखना। समता पार्टी तो खैर अब जनता दल यूनाइटेड के नाम से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, लेकिन जो अन्य पार्टियां जैसे कि जनता दल या समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में है। तो जो समाजवादी पार्टी है वो, उसका नेतृत्व है वो अखिलेश यादव, और जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसकी जो प्रमुख है वो मायावती है। मायावती है वो बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम बीएसपी कहते हैं, और समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के जो हेड है वो अखिलेश यादव है, और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं वो सुश्री मायावती जी है। तो ये दल है वो मुख्य रूप से अपना एक ही एजेंडा रखते हैं कि भाजपा को सत्ता से किसी ने ये न किन प्रकार ने भाजपा का विरोध करना। तो समाजवादी पार्टी है, चाहे अखिलेश यादव की, चाहे बहुजन समाज पार्टी है जो मायावती के नेतृत्व में है, इनका मुख्य एक ही एजेंडा है कि भाजपा को ये न किन प्रकार ने सत्ता से दूर रखना। किसी दल के कार्यक्रम या नेतृत्व का विचारधारा का मात्र विरोध के लिए विरोध लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा लक्षण नहीं कहा जा सकता। तो किसी दल के कार्यक्रम या नेतृत्व का विचारधारा का विरोध के लिए विरोध, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। केवल हम विरोध के लिए विरोध करें, और कुछ नीतियां और कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें हमें विरोध छोड़कर राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय हित पर हमेशा जोर देना चाहिए। चाहे विदेशी मामले हो, विदेशी नीति हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध हो, चाहे चीन के साथ संबंध हो, जब ऐसे देश के ऊपर कोई बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों को एक हो जाना चाहिए और मिलकर सरकार का साथ देना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है बेटा, जैसे अब की वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस हर नीति से उसका विरोध करती है, चाहे वो देश के लिए अच्छी हो चाहे गलत हो। गलत का तो विरोध करना चाहिए, लेकिन अच्छी नीतियों का भी विरोध नहीं करना चाहिए। तो किसी दल के कार्यक्रम या नेतृत्व विचारधारा का मात्र विरोध के लिए विरोध लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा लक्षण नहीं कहा जा सकता। दल बदल की प्रवृत्ति, तो गठबंधन सरकारों के कारण भारतीय राजनीति में आया राम गया राम, ये कहावत प्रसिद्ध है। आया राम गया राम की जो कहावत है वो प्रसिद्ध है। ये कहावत हरियाणा के लिए प्रसिद्ध है। आया राम गया राम, आया राम गया राम, आया राम गया राम की जो ये कहावत है वो भारतीय राजनीति में गठबंधन और दल बदल को दिखाती है कि एक ही व्यक्ति एक दिन में तीन पार्टी, एक व्यक्ति ने हरियाणा के अंतर्गत एक ही दिन में 3 पार्टियां ज्वाइन कर ली थी। तो आया राम गया राम की जो मुहावरा है वो दल बदल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दल बदल के लिए कौन सा मुहावरा यूज होता है? आया राम और गया राम। तो दल बदल की प्रवृत्ति, गठबंधन सरकारों के कारण भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की प्रवृत्ति, आया राम गया राम की प्रवृत्ति है वो
देखने को मिलती है। भाजपा में आने के बाद हर व्यक्ति जिसके ऊपर कोई भी दाग लग जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसके दाग है वो एकदम अब अच्छे हो गए, उसके दाग है वो अब समाप्त हो गए, क्योंकि उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, बीजेपी रूपी गंगा ज्वाइन कर ली है। इसी प्रकार कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है और कांग्रेस है वो एक तरीके से समाजवादी विचारधारा और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाली पार्टी, जिसके कारण शासन के स्थायित्व को खतरा बना रहता है। अब है दबाव की राजनीति। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल क्या करते हैं? जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव डालते रहते हैं। तो गठबंधन में शामिल जो राजनीतिक दल है वो अपने निहित स्वार्थों के लिए, किंचित स्वार्थों के लिए क्या करते हैं? प्रधानमंत्री पर दबाव डालते हैं। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने अपने दल के रेल मंत्री को बदलने और रेल का बढ़ा हुआ किराया वापस लेने के लिए, तृणमूल कांग्रेस है जो बंगाल में प्रमुख पार्टी है, उसकी जो प्रमुख है ममता बनर्जी, उसने क्या किया था? अपने दल का रेल मंत्री को बदलने की, अपने दल के रेल मंत्री को बदलने की मांग की और जो मालगाड़ी का या रेलगाड़ी का जो बढ़ा हुआ किराया है वापस लेने के लिए उन्होंने क्या कि यूपीए की मनमोहन सरकार को मजबूर कर दिया और समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में कई बार जो राष्ट्रीय महत्व के विषय उसमें क्षेत्रीय हित है वो हावी हो जाता है, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय उस पर क्षेत्रीय हित है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने अपने दल के रेल मंत्री को बदलने के लिए और रेल का बढ़ा हुआ किराया को वापस लेने के लिए क्या किया था? यूपीए की मनमोहन सरकार को बाध्य कर दिया था, मनमोहन सरकार को उन्होंने मजबूर कर दिया था। तो गठबंधन में जो शामिल दल है वो जो प्रमुख दल है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, प्रमुख दल है उसकी मजबूरी का वो बेजा इस्तेमाल करते हैं और अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए वो किंचित मात्र भी संकोच नहीं करते। जैसा कि ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय लेने के लिए, रेल मंत्रालय को हासिल करने के लिए, इसी प्रकार अपना रेल मंत्री को बदलने के लिए सरकार पर दबाव डाला, मनमोहन सिंह सरकार पर दबाव डाला और समर्थन लेने तक की धमकी दे दी थी। तो राष्ट्रीय हितों पर क्या होता है? धीरे धीरे क्षेत्रीय हित है वो हावी होने लग जाते हैं। गठबंधन सरकार बनने के कारण क्या है? जैसा कि आपको पता है कि भारत एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है, भारत एक बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर भारत में अमेरिका की तरह द्विदलीय व्यवस्था नहीं है। सिर्फ अमेरिका में दो ही दल है, रिपब्लिक और डेमोक्रेट। क्योंकि भारत एक बहुभाषी, बहुसंप्रदाय, बहुजातियों वाला देश है, बहुसंस्कृति वाला देश है। तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है और बहुदलीय में सभी दलों को अपना चुनाव लड़ने, चुनाव का प्रचार करने, चुनाव कार्यक्रम घोषित करने, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की अधिकार। तो अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो भारत एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है, इसलिए किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर ये अवसर अधिक पैदा होते हैं, किसी दल को बहुमत न मिले ये ज़्यादा संभावना रहती है। हालांकि 16वीं और 17वीं लोकसभा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। बिना बहुमत के संसदीय शासन का निर्माण और संचालन संभव नहीं था, इसलिए गठबंधन बनाकर सरकार बनाने का प्रचलन है वो बड़ा है। 16वीं लोकसभा के बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी, 16वीं लोकसभा मैंने आपको कहा था कि बीजेपी को अकेले 282 सीटें मिली थी, तो 16वीं लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी अकेले भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई और गठबंधन धर्म का निर्वाह किया और अपने कोएलिशन सरकार बनाई। भारत विविधता से भरा देश है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों, वर्ण के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। वर्गीय हितों के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, वर्गीय आधार पर राजनीतिक दल है वो निर्मित होते हैं, जिसमें क्योंकि भारत है वो बहुसंस्कृति, बहुसंप्रदाय, बहुभाषा वाला देश है। यहाँ पर अनेक क्षेत्रीय दल है, एक राष्ट्रीय दल है। अतः क्योंकि यहाँ पर एक दल को बहुमत की संभावना नहीं है, इसलिए ज़्यादातर जो सरकारें बनती हैं वो कोएलिशन गवर्नमेंट है। और 11वीं लोकसभा के बाद में तो ये देखा गया है कि जो केंद्र में जितनी सरकारें बनी है वो कोएलिशन के रूप में बनी है। 16वीं 17वीं लोकसभा के चुनाव में हालांकि बीजेपी है उसको बहुमत मिला, लेकिन फिर भी उसने कोएलिशन सरकार बनाई जिसमें सैकड़ों राजनीतिक दलों का गठन किया गया। जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिक दो ही पार्टी हैं,
जबकि भारत में बहुदलीय पार्टी है, इसलिए केंद्र में जो गठबंधन सरकार बनती है उसमें कई दल शामिल होते हैं। एक गठबंधन में 20 से 24 तक राजनीतिक दल शामिल होते हैं। इतने राजनीतिक दलों के होने के कारण त्रिशंकु लोकसभा के अवसर अधिक पैदा होती है। अतः शायद गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति का स्थायी तत्व बन गया है। तो गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन के आधार पर जो गठबंधन के आधार पर जो दल है उनका निर्माण है वो भारतीय राजनीति का स्थायी तत्व बन गया है। अब हम देखेंगे कि गठबंधन राजनीति के क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती है। तो गठबंधन है, इसे राजनीतिक दलों में त्रिशंकु लोकसभा बनने की संभावना अधिक रहती है। अतः शायद गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति का एक स्थायी तत्व बन चुका है। गठबंधन है उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत बहुधर्मी, बहु संप्रदाय, बहुभाषा, बहु सभ्यता वाला देश है। यहाँ पर एक दल को पूरे देश में समर्थन नहीं मिल सकता। इसलिए यहाँ पर जो भी सरकारें बनती है, चाहे एनडीए की हो या यूपीए की, वर्तमान में 16वीं और 17वीं लोकसभा में एनडीए की सरकार बनी। इससे पहले 2004 में और 2009 में जो सरकार बनी थी, 2004 और 2009 में जो सरकार बनी थी वो यूपीए की बनी थी। तो हमें मान लेना चाहिए कि गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग है। तो गठबंधन की राजनीति के क्या क्या लाभ है? ऐसा नहीं कि गठबंधन राजनीति के केवल नकारात्मक गलत ही गलत प्रभाव है। गठबंधन की राजनीति के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे शासक निरंकुश नहीं हो पाता। गठबंधन की अपनी मजबूरियां हैं। गठबंधन में शामिल दल है वो क्या करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं और प्रधानमंत्री पर दबाव डालते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा या निरंकुश नहीं हो पाता जितना कि एक दल की सरकार में हो पाता है। मंत्रिपरिषद को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर काम करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद है वो सभी, क्योंकि चाहे एनडीए चाहे यूपीए हो, उनका एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम होता है और साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत उन्हें काम करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद मनमानी तरीके से कार्य नहीं कर सकती। गठबंधन में शामिल सभी दलों की नीतियों और सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो मंत्रिपरिषद मनमानी ढंग से काम नहीं कर सकती। गठबंधन में शामिल सभी दलों की नीतियों और सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है और उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। अधिक योग्य लोगों का योगदान को देश को लाभ। एक दल की सरकार में केवल उसी दल के लोग हैं वो मंत्री बनते हैं, जिसके कारण जो दूसरे दल के योग्य समर्थ व्यक्ति हैं उनका कोई योगदान नहीं हो पाता। गठबंधन की स्थिति में गठबंधन में शामिल सभी दलों के योग्य लोगों को मंत्रिपरिषद में लिया जाता है। गठबंधन की स्थिति में गठबंधन में शामिल सभी दलों के योग्य व्यक्तियों को गठबंधन में शामिल किया जाता है। गठबंधन में शामिल करके सभी दलों के योग्य व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में लिया जाता है, जिनसे उनकी योग्यता, क्षमता, उनकी प्रतिभा, उनका फायदा उठाया जा सकता है, उसका लाभ है वो देश को मिलता है। तो गठबंधन की स्थिति में गठबंधन में शामिल दलों के योग्य गठबंधन में शामिल जो योग्य व्यक्ति ईमानदार है, स्वच्छ छवि के व्यक्ति है, जो देश के भला कर सकता है, ऐसे लोगों की सेवा का लाभ है वो उस गठबंधन सरकार को मिल पाता है। मंत्रिपरिषद का गठन है वो दायरा बढ़ जाने से अधिक योग्य लोग हैं वो मंत्रिपरिषद का निर्माण कर पाते हैं। व्यापक जनमत समर्थन। एक दल का मंत्रिपरिषद होता है उसमें बजाय गठबंधन का जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें जनमत के समर्थन का दायरा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें अनेक पार्टियां शामिल होती है। अनेक पार्टियों में जो शामिल दल हैं, उस गठबंधन में जो शामिल दल है, क्योंकि उनका अपना अपना जनाधार है, इसलिए जनाधार होने के कारण उसको जन समर्थन भी ज़्यादा मिलता है। उसका ज़्यादा जन समर्थन है उसको स्वीकार्य होता है, सरकार की स्वीकार्यता बढ़ जाती है। सशक्त विपक्ष का निर्माण। गठबंधन राजनीति का लाभ यह है कि एक राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ दल उतना प्रभावशाली प्रतिरोध नहीं कर सकता जितने कई दलों से मिलकर बना गठबंधन कर सकता है। जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी तब एनडीए गठबंधन प्रभावशाली ढंग से सरकार का प्रतिरोध अपनी मनमानी रोकने में सक्षम होता था। तो अब एनडीए की सरकार है तो यूपीए गठबंधन सरकार की मनमानी को प्रभावशाली ढंग से रोकता है। तो चाहे एनडीए की सरकार चाहे यूपीए हो, जब यूपीए की गठबंधन की सरकार थी तो एनडीए की सरकार को या एनडीए गठबंधन प्रभावशाली ढंग से सरकार का प्रतिरोध या विरोध करता था, उसी प्रकार विरोध करके उसकी मनमानी करने से रोकता था। इसी प्रकार अब एनडीए की सरकार है तो यूपीए भी क्या करता है, सरकार के प्रतिरोध करके उसकी मनमानी करने से उसे रोकता है, उससे प्रभावशाली ढंग से उस पर रोक लगाता है। अतिवाद से मुक्ति। गठबंधन की राजनीति क्या करती है, जो एक दल का जो अतिवाद होता है, एक दल की जो सर्वोच्चता होती है, एक दल के जो बहुमत की तानाशाही होती है, उसे रोकती है।
एक दल की सरकार अपने दृष्टिकोण को थोपने का प्रयास करती है, जबकि गठबंधन में कोई भी दल केवल अपनी नीति और सिद्धांत थोप ही नहीं सकता, क्योंकि उनका एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है, और उस कार्यक्रम के हिसाब से वह गठबंधन सरकार है वो चलती है। गठबंधन में शामिल अन्य दल उसका विरोध कर सकते हैं, मध्य का रास्ता निकाला जाता है। तो मैंने आज आपको गठबंधन की राजनीति के लाभों के बारे में बताया। इनको आपको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।